आसपास होता है। अगर आप ये समझ गए तो आप उन 10% ट्रेडर्स में हो सकते हैं जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स कमाते हैं। पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने लिक्विडिटी प्लस फेयर वैल्यू गैप्स वीडियो की बहुत ज्यादा डिमांड की थी, तो उसी डिमांड को देखकर आज हम आपके लिए ये वीडियो लाए हैं और आज हम फेयर वैल्यू गैप्स प्लस लिक्विडिटी का पूरा ब्रेकडाउन करते हैं। तो इस वीडियो से पूरा फायदा उठाने के लिए आप इसको एंड तक जरूर देखना। फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी को कॉम्बिनेशन में यूज करने से बड़े प्रॉफिट्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज करने से पहले हमें फेयर वैल्यू गैप के सारे कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, लिक्विडिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, तभी हम इसका जो मैक्सिमम फायदा है वो उठा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में पहले हम इसके कंपोनेंट्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, फिर इन सबको एक साथ कंबाइन करके अपने लिए एक पावरफुल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे, जो कि इस वीडियो का हार्ट भी हम कह सकते हैं, वो है व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप्स क्या होती है और एक परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप को ड्रा कैसे किया जाता है। फेयर वैल्यू गैप्स के साथ और एक कॉम्बिनेशन में कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्बैलेंस। तो यहाँ पर हम फेयर वैल्यू गैप के साथ इम्बैलेंस को भी ट्रेड करना सीखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सीखेंगे कि लिक्विडिटी ऑफ फेयर वैल्यू गैप क्या होती है, कैसे एक फेयर वैल्यू गैप से लिक्विडिटी ली जाती है, किस लेवल पे लिक्विडिटी ली जाती है और इसके साथ साथ कब प्राइसेस इम्बैलेंस के लिए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी कहा कि फेयर वैल्यू गैप जो है वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर इसके साथ और एक कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन में होता है जिसको हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्बैलेंस। तो ये दो स्टेप्स मास्टर करने के बाद हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे और फिर यहाँ पर हम सीखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। क्योंकि अगर आप लिक्विडिटी को ही अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि कैसे की लेवल्स पे लिक्विडिटी होती है, मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली कहाँ लिक्विडिटी होती है, या जब ट्रेंड रिवर्स होता है तो लिक्विडिटी कैसे शिफ्ट होती है, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी रन, जब तक ना आपको ये कॉन्सेप्ट्स मास्टर होंगे तब तक आप फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी को एक साथ कंबाइन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इस स्टेप को भी यहाँ पर सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है और मोस्ट ऑफ द रिटेल कॉन्सेप्ट जो है वो इसी वजह से फेल होते हैं क्योंकि वो लिक्विडिटी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और फिर जब एक बार हमें इन तीनों कॉन्सेप्ट्स पर यहाँ पर मास्टरी हो जाएगी, फिर उसके बाद हम फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी को यहाँ पर कंबाइन करके अपने लिए पावरफुल सेटअप्स बना सकते हैं। ये कोई एक सिंगल सेटअप नहीं होगा, ये मल्टीपल सेटअप्स होंगे जिनसे आप डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में ट्रेड कर सकते हो, चाहे वो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो, चाहे वो ट्रेंड रिवर्सल हो, चाहे वो एक रेंज बाउंड लिक्विडिटी हो, या किसी भी तरह की लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप का कॉम्बिनेशन हो। लेकिन आप यहाँ पर इस पे डायरेक्टली जंप नहीं करना कि पहले मैं यही देखूंगा। जब तक ना आपको ये कॉन्सेप्ट्स मास्टर हो जाएंगे तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। इसके बाद हम लास्ट स्टेप पे देखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप्स को हम लिक्विडिटी इन कंटिन्यूअस एंड रिवर्सल स्ट्रक्चर्स में कैसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड में फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी को कैसे कॉम्बिनेशन में देखेंगे, या अगर ट्रेंड यहाँ पर अब रिवर्स हो गया तो उस रिवर्सल के दौरान इस लिक्विडिटी को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी वजह से हम फिर फेयर वैल्यू गैप को कैसे बेस्ट वे में ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। और इन सब कॉन्सेप्ट्स को सीखने के दौरान यहाँ पर मैं बार बार एक टूल का यूज करने वाला हूँ जो कि होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट सीखने को भी मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करना कि ये है क्या, यहाँ पर स्किप करने की आपको जरूरत है नहीं। तो जब तक ना आप इन कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरीके से मास्टर करोगे या एक एक करके पूरा इसको समझोगे, तब तक आप इन सेटअप्स को ट्रेड नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी सजेशन रहेगी कि आप ये वीडियो 5 से 6 बार जरूर देखें। पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट इज ए फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप क्या होती है। तो यहाँ पर हम इस फेयर वैल्यू गैप को दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक है फेयर वैल्यू, दूसरा है गैप। फेयर वैल्यू का मतलब होता है मार्केट में सही प्राइस, जिस प्राइस पे आपको मार्केट में बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए। और गैप का मतलब यहाँ पर गैप ही होता है, यानी कि ये एक गैप होती है जहां पर आपको मार्केट में सही प्राइस मिलता है खरीदने के लिए और बेचने के लिए। तो सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं दूं, अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और इस पॉइंट पे अभी है, तो क्या आपको हाईएस्ट पे खरीदना चाहिए? तो सिंपल सा आंसर है नहीं खरीदना चाहिए। और सिमिलरली अगर मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है, यहाँ पर ये आ गया, क्या आपको यहाँ पर इतने नीचे सेल करना चाहिए? तो आंसर है नहीं करना चाहिए। तो अब हमें इस सिचुएशन में बाय कहाँ करना चाहिए और इस सिचुएशन में सेल कहाँ करना चाहिए? तो वो सही प्राइस हमें ढूंढ के देता है एक फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप को और समझने के लिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि फेयर वैल्यू गैप मार्केट में एक इम्बैलेंस होता है या मार्केट में एक इन
इनएफिशिएंसी होती है और इस इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी की वजह से मार्केट में एक गैप बन जाती है, जिस गैप के अंदर आपको मार्केट में लिक्विडिटी देखने को मिलती है, क्योंकि प्राइसेस जो है वो हमेशा लिक्विडिटी की तलाश में रहते हैं और जहां भी लिक्विडिटी हो वहां पर प्राइस आ जाता है। इसलिए हमेशा प्राइस कोशिश करता है कि मैं इस फेयर वैल्यू गैप में आ जाऊं, क्योंकि इस फेयर वैल्यू गैप में प्रेजेंट होती है लिक्विडिटी। फेयर वैल्यू गैप समझने के बाद हम देखते हैं कि इस फेयर वैल्यू गैप को हम मार्केट में ड्रॉ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो फेयर वैल्यू गैप है ये एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें हमें एक गैप देखने को मिलती है। तो हमारे पास 2 तरीके की फेयर वैल्यू गैप्स होती है, एक है बुलिश फेयर वैल्यू गैप और दूसरी है बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप हो या बेयरिश फेयर वैल्यू गैप हो, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कैंडल्स की नंबरिंग करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो जिस पॉइंट से प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो हमारे लिए कैंडल नंबर 1 होगा, यानी कि ये हमारे लिए कैंडल नंबर 1 है, ये हमारे लिए कैंडल नंबर 2 होगा और इसको हम कैंडल नंबर 3 कहेंगे। और सिमिलरली अगर मैं डाउन मूव की बात करूं तो प्राइस जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि जहां से प्राइसेस का मोमेंट शुरू हुआ है तो उस वाले कैंडल को आपको कैंडल नंबर 1 मानना है। दैट इज ये हमारे लिए कैंडल नंबर 1 है, ये हमारे लिए कैंडल नंबर 2 है और ये हमारे लिए कैंडल नंबर 3 है। अब इसको ड्रॉ करने का जो सिंपल रूल है वो रहता है कि अगर हमें एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करनी है तो आपका जो कैंडल नंबर 1 है उस कैंडल नंबर 1 का आपको हाई लेना है। ये जो हाई हो सकता है ये कैंडल का क्लोज हो सकता है या ये कैंडल की हाईएस्ट विक हो सकती है। और सिमिलरली अगर हम कैंडल नंबर 3 की बात करें, यानी कि कैंडल नंबर 1 को मार्क करना है और कैंडल नंबर 3 को मार्क करना है, तो कैंडल नंबर 3 का जो आपको पॉइंट जोड़ना है कैंडल नंबर 1 के साथ वो होगा इसका लोवेस्ट पॉइंट। ये जो अब इसका लोवेस्ट पॉइंट हो सकता है या तो ये इसका ओपनिंग प्राइस हो सकता है या तो ये इसकी लोवेस्ट विक हो सकती है। तो यहाँ पर भी मैं HW यानी कि हाईएस्ट विक लिखता हूँ। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला है कि आप अपने रेक्टेंगुलर टूल को सिलेक्ट करते हो और जो हमारे पास रूल है वो है कैंडल नंबर 1 का हमें हाईएस्ट पॉइंट देखना है। तो ये कैंडल नंबर 1 है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो यहाँ पर है। तो इस रेक्टेंगुलर टूल को मैं यहाँ से स्ट्रेच करता हूँ आगे की तरफ और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ कैंडल नंबर 3 के लोवेस्ट पॉइंट के साथ। तो कैंडल नंबर 3 का लोवेस्ट पॉइंट ये रहा, तो इसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। तो ये मेरे लिए अब यहाँ पर बन गई है फेयर वैल्यू गैप, जो कि एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर इस कैंडल की लोअर विक है ही नहीं, दैट मीन्स इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो इसकी ओपनिंग है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको ऊपर तक यहाँ स्ट्रेच करना है। तो उस वक्त मेरी फेयर वैल्यू गैप ये होगी। और इसी के साथ साथ फॉर एग्जांपल मेरे पास कैंडल नंबर 1 की अपर विक नहीं है, दैट मीन्स इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो इस कैंडल की क्लोजिंग होगी। दैट मीन्स मुझे इसको स्ट्रेच करना है नीचे तक, तो ये होगी मेरी फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पर और एक सिचुएशन हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल ये विक यहाँ तक नहीं है, ये विक यहाँ तक है, तो यहाँ पर भी फिर से रूल रहेगा कैंडल नंबर 1 का हाईएस्ट पॉइंट और कैंडल नंबर 3 का लोवेस्ट पॉइंट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब जो गैप्स है वो कम हो रही है। तो फेयर वैल्यू गैप्स में आपको याद रखना है जितनी गैप बड़ी होगी उतना वो ज्यादा वर्क करता है, जितनी गैप ज्यादा छोटी होगी तो उसके वर्क करने के चांसेस जो है वो बहुत कम रहते हैं। और एक पॉइंट कि अगर ये वाला कैंडल जो है वो अब इतना ऊपर गया, दैट मीन्स मैं इस कैंडल नंबर 1 के हाई और 3rd कैंडल के लोवेस्ट पॉइंट को मार्क करूंगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो गैप है वो बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स जब गैप ही नहीं है तो फेयर वैल्यू भी नहीं होगा। तो ये कोई फेयर वैल्यू मार्केट का नहीं है, आपको यहाँ तक मार्केट के आने का वेट नहीं करना है। तो ये तो हो गया बुलिश फेयर वैल्यू गैप के लिए। तो बेरिश फेयर वैल्यू गैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कैंडल नंबर 1 का लोवेस्ट पॉइंट मार्क करना है। अब ये लोवेस्ट पॉइंट क्या हो सकता है, या तो इसकी ये क्लोजिंग हो सकती है या तो इसकी ये लोवेस्ट विक हो सकती है। और सिमिलरली आपको यहाँ पर कैंडल नंबर 3 का हाईएस्ट पॉइंट मार्क करना है। अब ये हाईएस्ट पॉइंट इस कैंडल की ओपनिंग हो सकती है या तो ये इस कैंडल की हाईएस्ट विक हो सकती है, या हाई जिसे हम कहते हैं। तो इसको ड्रॉ करने का सिंपल तरीका रहेगा, फिर से आप रेक्टेंगुलर टूल को लो और यहाँ पर कैंडल नंबर 1 का हम लोवेस्ट पॉइंट लेंगे जो कि इसकी विक है, और इसके साथ साथ कैंडल नंबर 3 का हाईएस्ट पॉइंट लेंगे जो कि इसकी अपर विक है। तो ये मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप बन गई डाउन ट्रेंड की। तो ये मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप बन गई जो कि एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। फॉर एग्जांपल ये विक यहाँ तक है, तो आपके पास जो फेयर वैल्यू गैप बनेगी वो सिंपली होगी कि कैंडल नंबर 1 की लोअर विक और कैंडल नंबर 3 की अपर विक। अब देखो यहाँ पर जो गैप है वो ना के बराबर है, तो ये कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं होती। जितनी बड़ी गैप होगी उतना सही रहता है इस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करना। अब हम देखते हैं कि हाउ टू ट्रेड एफवीजीज एंड व्हाट आर इम्बैलेंसेस, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो आपस में मैच करते हैं।
तो यहाँ पर इन दोनों को आपस में पढ़ना ही सही रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन्स में आना है और यहाँ पर आपको चैनल्स के सेक्शन में पैरेलल चैनल को सिलेक्ट करना है। पैरेलल चैनल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर बीच में भी एक लाइन आ गई है जिसे हम कहते हैं 50% लाइन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप जो है ये लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है और मार्केट के इम्बैलेंस और मार्केट की इनएफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स मार्केट अगर कितना भी एक डायरेक्शन में चला जाए तो वो लिक्विडिटी की तलाश में आता ही आता है। दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली जो है वो मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप की तरफ वापस आता है एक रिट्रेसमेंट देकर। तो क्योंकि हमें यहाँ पर फेयर प्राइसेस मिलते हैं तो यहाँ पर हम अपनी बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं इन अप ट्रेंड या इन बुलिश फेयर वैल्यू गैप। तो वो कैसे देखते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आया नीचे आया नीचे आया और इस फेयर वैल्यू गैप को टच कर रहा है, क्या हमें यहाँ पर अपनी बाइंग की पोजीशन बनानी है क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप में आया है? तो आंसर है नहीं बनानी है डायरेक्टली। तो अगर आप बनाओगे भी तो कम क्वांटिटी से। और दूसरा है, अगर आप ये नीचे आया और इस 50% जोन को कम से कम टच किया, उसके बाद अगर ये ऊपर जाने लगा यहाँ से, क्या हमें यहाँ पर बाई करना चाहिए? तो यहाँ पर वैलिड है। तो इसकी वर्किंग के हिसाब से यहाँ पर मैं टिक्स दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर इसको यहाँ पर टच करता है, क्या लेना वैलिड है? तो इसको मैं एक टिक दे दूंगा, यानी कि 33% आपको श्योरिटी मिल जाएगी और यहाँ पर आपको क्वांटिटी जो है वो 30% एग्जीक्यूट करनी है। और इसके बाद आप देखो मार्केट अगर हमें दिख रहा है कि ऊपर से नीचे आया नीचे आया नीचे आया और इस फेयर वैल्यू के बीच में आ गया और 50% जोन के आसपास आया है। तो अगर ये 50% जोन के आसपास आया है तो दैट मीन्स इसने इस फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी जो है वो ले ली है। और यहाँ से अगर अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर लेने के लिए मैं इसको 2 टिक दे दूंगा, यानी कि आपके बाइंग जो है वो 66% कन्फर्म हो जाएगी अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है। और जो आप क्वांटिटीज यहाँ पर एग्जीक्यूट करोगे वो मैं कहूंगा कि आप 50% से 70% क्वांटिटीज आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो 70% या 50% क्वांटिटीज तक आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये है नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने का कॉन्सेप्ट। और अगर सिमिलरली नीचे भी आता है फिर ऊपर जाता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एंट्री पॉइंट हमारा कैसे बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। जब मार्केट नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है और फेयर वैल्यू गैप के बीच में टच किया, तो जब ये इस फेयर वैल्यू गैप से निकलने लगेगा तो एक तो आपकी यहाँ पर एज अ बिगिनर एंट्री है, तो ये लेना वैलिड है। दूसरा पॉइंट है, अगर ये कर रहा है फिर उसके बाद फिर से नीचे आया और यहाँ पर हायर लोज की क्रिएशन आपको दिखा रहा है, तो आप इस हायर लो के बाद जो है वो बाइंग कर सकते हो। और इस हायर लो के बाद बाई करने की जो कंफर्मेशन है, इसको हम ट्रिपल कंफर्मेशन कहते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मैं आपको आगे चार्ट पर भी दिखाऊंगा। तो सिमिलरली अगर हम बेयरिश फेयर वैल्यू गैप की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम अपनी फेयर वैल्यू गैप को जो है वो ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैरेलल चैनल। तो पैरेलल चैनल की हेल्प से हमने यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ किया है। तो यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाएगा क्योंकि इस एरिया में लिक्विडिटी है। तो मैंने आपको समझाया है कि मार्केट का जो प्राइस का मूवमेंट है वो हमेशा लिक्विडिटी के जोन में आता रहता है। तो यहाँ पर आपको ये 2 पॉइंट्स हमेशा के लिए अब याद रखने हैं। द मार्केट मूव्स टुवर्ड्स द लेवल्स विद लिक्विडिटी। जिन लेवल्स के पास लिक्विडिटी अवेलेबल होती है मार्केट हमेशा टेंड करता है कि मैं वहां पर जाऊं, और जिन लेवल्स की लिक्विडिटी पहले ही स्वैप्ट की गई हो तो मार्केट उन लेवल्स से दूर भागता है। तो ये दिमाग में बिठा लेना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये 2 लाइन्स आपको कैसे यूज करनी है। आप देखो इस लेवल पे लिक्विडिटी है तो अब हमें पता है कि मार्केट जो है वो इस लेवल को अप्रोच करेगा ही करेगा। हम इतना ऊपर यहाँ पर बाय करेंगे, यहाँ तक मार्केट आया फिर ऊपर जा रहा है, क्या हम बाय करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट का रूल क्या है? मार्केट का रूल है कि मार्केट मूव टुवर्ड्स लेवल्स विद लिक्विडिटी। जिस लेवल के पास लिक्विडिटी है मार्केट वहां पर आता है। तो लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल है तो मार्केट क्या काम करता है? एक पुल बैक देता है फिर यहाँ पर आके फिर से ऊपर जाता है। तो एक बार जब यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, अब सेकेंड रूल यहाँ पर अप्लाई होता है, द मार्केट मूव्स अवे आफ्टर लिक्विडिटी इज स्वेप्ट। एक बार अगर किसी लेवल की लिक्विडिटी खत्म हो गई तो मार्केट उस लेवल से हमेशा दूर जाता है। दैट मीन्स एक बार अब ये दूर चला गया, फिर अगर ये दोबारा इसी लेवल पे आ रहा है, क्या दैट मीन्स कि ये दोबारा लिक्विडिटी के लिए आ रहा है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट दूर जाना चाहिए लेकिन मार्केट इसी लेवल को अप्रोच कर रहा है। दैट मीन्स मार्केट में कुछ वीकनेस आ रही है। तो सिमिलरली डाउन मूव या बेयरिश फेयर वैल्यू गैप के लिए भी सेम अप्लाई होगा। इस लेवल पे लिक्विडिटी है तो मार्केट इस लेवल को अप्रोच करेगा, फिर यहाँ से हम अपना सेलिंग का ट्रेड देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको
हायर लोज की क्रिएशन देखनी है तो यहाँ पर आपको लोअर हाइज की क्रिएशन देखनी है। एक बार लिक्विडिटी स्वेप्ट इस फेयर वैल्यू गैप की हो गई, क्या फिर अगर ये मार्केट दोबारा इसी फेयर वैल्यू गैप में वापस आएगा, क्या इसको लिक्विडिटी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। अब हमारे पास इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं व्हाट आर इम्बैलेंसेस। तो मार्केट में इम्बैलेंस जो है ये रिप्रेजेंट करता है मार्केट की टोटल लिक्विडिटी को जो एक लेवल पर प्रेजेंट है, यानी कि टोटल लेवल प्रेजेंट, यानी कि इम्बैलेंस रिप्रेजेंट करता है टोटल लिक्विडिटी प्रेजेंट एट ए लेवल। तो एक लेवल के पास जितनी भी लिक्विडिटी है वो इम्बैलेंस को ही रिप्रेजेंट करता है, और मार्केट उस सारी लिक्विडिटी को जब ले उसको हम कहते हैं कि इम्बैलेंस यहाँ पर खत्म हो चुका है और प्राइसेस जो है वो ओरिजिनल ट्रेंड या ओरिजिनल डायरेक्शन को रिज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है और इसके नीचे भी प्रेजेंट है। अब नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स में हम क्या देखते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो 50% तक फिल हो जाए, फिर उसके बाद प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाने चाहिए। लेकिन इम्बैलेंस के केस में क्या होता है कि मार्केट नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है और यहाँ से एक क्विक रिजेक्शन देता है नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स हाई होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर्स बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट होते हैं और अनफिल्ड ऑर्डर्स होते हैं। तो कभी कभार उसकी वजह से मार्केट जो है वो इस पूरी फेयर वैल्यू गैप को तोड़ देता है और नीचे की तरफ आ जाता है। तो मोस्ट लोग यहाँ पर फिर सेल कर देते हैं एज ए रिटेल ट्रेडर, क्योंकि उनको लगता है कि फेयर वैल्यू गैप ने यहाँ पर काम नहीं किया है। तो जब आपको दिखे कि एक फेयर वैल्यू गैप की पूरी लिक्विडिटी ले ली गई है मार्केट ने, क्योंकि मार्केट को पूरी लिक्विडिटी चाहिए, दैट मीन्स अब मार्केट में आएगा बड़ा मूव। क्यों बड़ा मूव आएगा? क्योंकि पूरी लिक्विडिटी ले ली है। ये ऐसी ही बात हुई जब गाड़ी में आप पूरा पेट्रोल भरवाओगे तो वो बहुत ज्यादा चलती है। सिमिलरली जब प्राइस के मोमेंटस में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी ऐड होती है तो वो बड़ा मूव देते हैं। तो क्योंकि फेयर वैल्यू गैप जो है वो ट्रेंड को कंटिन्यू ही करते हैं, ये ट्रेंड को रिवर्स नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जब भी आपको दिखे कि मार्केट दोबारा से ऊपर जा रहा है, हायर लो उसकी क्रिएशन कर रहा है, तो फिर से आप जो है वो अपने ट्रेडिंग में पोजीशंस बना सकते हो बाइंग के साइड, जो कि बहुत प्रॉफिटेबल होता है और सबसे बड़े ट्रेड जो है आपको यहीं पर मिलेंगे। यहाँ पर और एक जो मॉडल होता है एंट्री का, वो मैं आपको बेयरिश फेयर वैल्यू गैप में सिखाऊंगा। तो वो है जब आपको दिखे कि प्राइसेस इंबैलेंस के लिए जा रहे हैं, फिर मार्केट नीचे आया, मार्केट यहाँ पर थोड़ा बहुत रुक रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है 2-3 कैंडल्स के बाद, तो आप इस पे भी एक लाइन मार्क करके जैसे ही उसका ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पर अपनी सेलिंग की पोजिशंस बना सकते हो। फिर आपके जो टारगेट्स यहाँ पर होते हैं वो एज पर ट्रेंड होते हैं और वो बड़े होते हैं। तो ट्रेंड में कैसे टारगेट्स लिए जाते हैं तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, नीचे आया, फिर से ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। फिर से हमें पता है कि प्राइस नीचे आएगा और जब नया सपोर्ट बनाएगा तो इस लेवल के ऊपर जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर इम्बैलेंस है तो हमें पता है कि ये इस हाई को ब्रेक करना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल में अगर बात करूं तो अगर प्राइसेस इम्बैलेंस को ट्रेड करके इतना नीचे आ गए तो अगर हम यहाँ से बाय करेंगे तो हमारा टारगेट इस कैंडल के हाई के ऊपर होगा। तो इस तरीके से हमारे फेयर वैल्यू गैप्स और इम्बैलेंसेस जो है वो काम करते हैं मार्केट में। अब हम इस फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंसेस को एक्चुअल मार्केट में देखेंगे और एक्चुअल चार्ट पे देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं और हम इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि आइडेंटिफाइंग फेयर वैल्यू गैप्स ऑन चार्ट, कि अपने चार्ट पे हम फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई कैसे करें और उस फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ कैसे करें। तो ये समझने के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास कैंडल्स है वो 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास हर टाइम फ्रेम के स्मॉल कैंडल, और हर टाइम फ्रेम के नॉर्मल कैंडल्स, और हर टाइम फ्रेम के बिग कैंडल्स या जिन्हें हम लार्ज कैंडल्स भी कहते हैं। तो ये चीज़ समझाने के लिए आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि मैंने अभी यूरो जेपीवाई में 1 डे का टाइम फ्रेम खोला है और 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देखो ये जो भी यहाँ पर आप कैंडल्स देख रहे हो ये आपको जनरली दिखेगा कि ये छोटे साइज के कैंडल है, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये इस टाइम फ्रेम के छोटे कैंडल है तो इन पे फेयर वैल्यू गैप ड्रा करना वैलिड नहीं रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर नॉर्मल कैंडल्स आप देख सकते हो कि इसमें ये नॉर्मल कैंडल बनता है, ये इसमें नॉर्मली बनता है, ये इसमें नॉर्मली होता है, ये इसमें नॉर्मली होता है, ये नॉर्मली होता है, या ये कैंडल्स भी इसमें नॉर्मली होते हैं। तो जो नॉर्मल कैंडल्स पे फेयर वैल्यू गैप बनती है उसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटी सिर्फ 50 से 60% तक होती है। सिंपली आपको याद रखना है कि ये तो वैलिड है लेकिन उतना ज्यादा वैलिड नहीं है। और यहाँ पर जो स्मॉल कैंडल्स है इन पे अगर आपने फेयर वैल्यू गैप गलती से भी ड्रा की वो तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होने वाली। लेकिन जो बिग कैंडल्स के आसपास आपको फेयर वैल्यू गैप मिलती है वो बहुत ज्यादा वैलिड होती है और हर टाइम फ्रेम के हिसाब से वैलिड होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो इस यूरो जेपीवाई में कि ये एक बड़े साइज का कैंडल है, 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 ये एक बड़े साइज का कैंडल है।
यानी कि आपको समझना है कि हर एक चार्ट में 3 तरह के कैंडल्स होते हैं, स्मॉल कैंडल, नॉर्मल कैंडल और बिग कैंडल। फेयर वैल्यू गैप सिर्फ़ और सिर्फ़ बिग कैंडल्स पे वैलिड होती है और यहाँ पर इनकी जो वर्किंग प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 80 टू 90%। नॉर्मल कैंडल्स पे 50 टू 60%। और इसी तरीके से जब आप यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम पे आओगे तो 4 आवर पे भी आपको जनरली दिखेगा कि फेयर वैल्यू गैप्स कैसी होती है और क्या है। ये एक बिग कैंडल है, ये स्मॉल कैंडल्स है और इसी तरीके से ये नॉर्मल कैंडल है, ये नॉर्मल कैंडल है, ये नॉर्मल कैंडल है, ये बिग कैंडल है, बिग कैंडल है, बिग कैंडल है। बस इतना आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं जिस भी टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, तो अगर वहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बन रही है, तो वो कितनी बड़ी बन रही है, तो वो किस कैंडल पे बन रही है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे आता हूँ और 1 डे पे हम यहाँ पर अभी थोड़ी बहुत फेयर वैल्यू गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो कैंडल है यहाँ पर, इसका मैं लो मार्क करूँगा और ये है। अब देखो जो यहाँ पर मैं ये फेयर वैल्यू गैप मार्क कर रहा हूँ, ये कौन-सी फेयर वैल्यू गैप है? ये है जो मैं नॉर्मल कैंडल पे ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके कंपैरिज़न में मैं यहाँ पर और एक फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करता हूँ, जो कि मुझे नीचे मिल रही है। अब देखो प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, कंटिन्यू नीचे है। तो यहाँ पर आप देखो ये एक कैंडल है, जो कि नॉर्मल कैंडल है या बिग साइज़ थोड़ा है और इसके नीचे भी थर्ड कैंडल है, ये रहा। तो अब देखो ये फेयर वैल्यू गैप काम कर रही है और ज़ोन से काम कर रही है, तकरीबन 50% ज़ोन से। तो इसने काम क्यों किया? क्योंकि ये बिग कैंडल के आस-पास बनी है। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली जब आपको दिखे कि बिग कैंडल के आस-पास फेयर वैल्यू गैप बन रही है, वो काम करती है खतरनाक तरीके से। यहाँ पर आप देखो रिसेंट की ही एग्ज़ाम्पल्स में देखो, यहाँ पर हम एक फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर सकते हैं और ये कौन-सी फेयर वैल्यू गैप है? बिग कैंडल की फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पर आप देखो प्राइसेज़ ने इम्बैलेंस को ट्रेड किया, तभी मैं कहता हूँ कि इम्बैलेंस का कॉन्सेप्ट सही बैठता है। तो इम्बैलेंस को ट्रेड करके प्राइसेज़ जो है वो सीधे ही ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। हालाँकि ये 1 डे का टाइम फ्रेम है और 1 डे पे इतना बड़ा ट्रेड मिलना, दैट मीन्स आपको 1 आवर, 5 मिनट्स या 4 आवर पे बहुत बड़ा ट्रेड मिल चुका होता है। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ आपको कि जब भी आप फेयर वैल्यू गैप को मार्क करो, तो उसको आपको कैसे मार्क करना है? प्राइसेज़ को सिंपली देखना है कि प्राइसेज़ फेयर वैल्यू गैप पे आ रहे हैं और वो फेयर वैल्यू गैप किस कैंडल की है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स हैं, जैसे कि नॉर्मल रेंज की, ये है बिग रेंज की, तो कॉमन सेंस की बात है कि प्राइस यहाँ तक आएगा भी नहीं, वो इस बड़ी रेंज की ही रिस्पेक्ट करेगा। तो सिमिलर वे में आप इन कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा याद रख सकते हो। इसी तरीके से मैं अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे आऊँ, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे फिलहाल मैं यहाँ पर इन्हें डिलीट कर देता हूँ। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो कि मेरे पास एक बड़ी फेयर वैल्यू गैप बन रही थी, जो कि यहाँ से यहाँ तक है और एक बड़े कैंडल की फेयर वैल्यू गैप है। और फेयर वैल्यू गैप ने यहाँ पर भी कैसे ट्रेड किया है? जब देखो टचिंग में गया तो काम नहीं किया। दैट मीन्स कि बीच में से भी अब जाएगा उतना ज़्यादा काम नहीं करता और यहाँ पर इसका टचिंग भी वैलिड नहीं था। क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर गया, फेयर वैल्यू गैप के पास दोबारा आया, तकरीबन थोड़ा बहुत 50% के आस-पास से ऊपर गया, तो यहाँ पर बाई लेना इसके हिसाब से वैलिड था और ये काम यहाँ पर कर गया। अब अगर एक बार फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी खत्म हो गई तो दोबारा वो काम नहीं करता। तो ऐसा नॉर्मली कहा जाता है। अब यहाँ पर एक्चुअल पॉइंट पे ध्यान देना। आप यहाँ पर ध्यान दो कि इसने इतनी लिक्विडिटी ले ली है। दैट मीन्स अगर मार्केट दोबारा नीचे आ रहा है, तो ये इस ज़ोन को तोड़ना चाहिए अब। क्यों तोड़ना चाहिए? क्योंकि अब लिक्विडिटी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लिक्विडिटी जो भी है वो यहाँ पर प्रेज़ेंट है और अगर यहाँ पर भी आपको सही ट्रेड नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स इम्बैलेंस के लिए तो जाना ही जाना है। क्योंकि ट्रेंड रिवर्स फेयर वैल्यू गैप से नहीं हो सकता। ये मैं आपको आगे सिखा दूँगा कि यहाँ पर मैंने क्या कहा और इसको समझना क्यों ज़रूरी है। अब देखो फिर दोबारा प्राइस आए, इम्बैलेंस को ट्रेड करके प्राइस ऊपर जाने लगे, तो यहाँ पर आपकी क्वांटिटीज़ जो है वो एग्ज़ीक्यूट हो जाती और सिंपल तरीके से हो जाती। अब रहा यहाँ पर आप कहोगे कि सर ये एंट्री कैसे बनती मेरी? आप यहीं पर बोल रहे हो। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में भी दिखाया था कि हम यहाँ पर परफेक्ट एंट्री और एग्जिट सेटअप्स भी देखने वाले हैं फेयर वैल्यू गैप्स के लिए। फिलहाल आप कॉन्सेप्ट्स को समझो। देखो कोई भी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग का सीखना हो तो 5 मिनट में नहीं सीखा जाता। लंबा टाइम लगता है सीखने में और एग्जीक्यूट करने में और प्रैक्टिस करने में भी आपको टाइम लगेगा। इसलिए फिलहाल यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट्स पे पूरा ध्यान दो। और इसके बाद अगर मैं और एक फेयर वैल्यू गैप देखूं, यहाँ पर आप देखो ये कैंडल का लो और ये हाई। देखो एक बड़े कैंडल से फिर से एक फेयर वैल्यू गैप बन रही थी, क्योंकि ये है बिग कैंडल ऑफ 4 आवर टाइम फ्रेम, तो इस पे वैलिड है। तो और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपकी ट्रेडिंग में ऐड करूं, दैट इज कि अगर आपको नॉर्मल कैंडल मिल रहा है किसी भी टाइम फ्रेम पे और वो यहाँ पर आपको एफवीजी दिखा रहा है, यानी कि फेयर वैल्यू गैप दिखा रहा है, तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा अगर वो ट्रेंड के अपोजिट वाली डायरेक्शन का फेयर वैल्यू गैप है। जैसे कि ये है यहाँ पर सेलिंग वाली फेयर वैल्यू गैप। अगर ये यहाँ पर नॉर्मल कैंडल की फेयर वैल्यू गैप है तो यहाँ से सेल करना सही नहीं रहता है, क्योंकि अभी ये बिग कैंडल की फेयर वैल्यू गैप है और अपोजिट डायरेक्शन की है, तो ये काम करेगी 100%, लेकिन नॉर्मल कैंडल काम नहीं करेगी।
तो इस केस में भी आप देख सकते हो कि प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर प्राइसेस ने किसको ट्रेड किया, इम्बैलेंस को ट्रेड किया। तभी मैं कह रहा था कि मार्केट में ज्यादातर आपको जो देखना है वो है इम्बैलेंस का ट्रेड। इम्बैलेंस ज्यादा वैलिड रहता है एज कंपेयर टू नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप्स। और एक यहाँ पर मुझे सिंपल एग्जांपल दिख रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इस कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल। तो यहाँ पर भी आप देखो जब प्राइसेस नीचे आए हैं तो इसको टच किया और ऊपर जाने लगे, हालांकि आया नहीं। तभी मैं कह रहा था अगर आप यहाँ पर घुसोगे भी ट्रेड में तो 30% क्वांटिटीज को एग्जीक्यूट करो, क्योंकि इसके काम करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सिर्फ 30%। यहाँ से फेयर प्राइस नीचे आया, अब ये नीचे क्यों आया, क्या इसका मतलब है ट्रेंड रिवर्स हो गया? नहीं, फेयर वैल्यू गैप ट्रेंड रिवर्स नहीं कर सकता। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये पॉइंट मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आगे। तो यहाँ पर आप देखो फिर ये लिक्विडिटी के लिए नीचे गया, क्योंकि इस पूरे जोन में लिक्विडिटी है और मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को ढूंढता रहता है। तो नीचे लेवल्स को ट्रेड किया और इम्बैलेंस को टारगेट किया, फिर जैसे ही ऊपर गया तो यहाँ पर आपका ट्रेड बन रहा था। और आप देखो ट्रेड्स के साइजेस क्या बन रहे हैं जब हम इम्बैलेंसेस को ट्रेड कर रहे हैं। अब और एक पॉइंट आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आया हूँ, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आपको सिंपल सा ध्यान देना है कि हम यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप्स ढूंढेंगे, लेकिन किस हिसाब से, बड़ा कैंडल, छोटा कैंडल, नॉर्मल कैंडल, वो सारी चीजें यहाँ पर आप देखोगे। नॉर्मल कैंडल पे बन रही है तो वो सिर्फ ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में वर्क करेगा, और अगर वो बड़े कैंडल से बन रही है तो आप थोड़ा बहुत ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड स्कैल्पिंग में देख सकते हो। हालांकि ट्रेंड रिवर्स तो नहीं कर सकता फेयर वैल्यू गैप, लेकिन रिवर्सल में आप देख सकते हो स्कैल्पिंग के पर्पज से। तो यहाँ पर अब आप और एक पॉइंट पे ध्यान दो, अगर आप देख रहे हो कि ये जो ऑलरेडी फेयर वैल्यू गैप्स यहाँ पर मैंने मार्क की है, तो ये किस टाइम फ्रेम की है, ये है 4 आवर टाइम फ्रेम की। तो इसको वर्क अगर करना होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ करेगी 4 आवर के ही टाइम फ्रेम पे, और आपको इसको ट्रेड भी करना है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ही। आपको ये नहीं समझना है कि सर यहाँ तो इसने इसको टारगेट किया, दैट मीन्स लिक्विडिटी खत्म हो गई, अब ये दोबारा काम नहीं करेगा। नहीं, ये 1 आवर पे आप देख इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन 4 आवर पे इसने एग्जैक्ट रिएक्शन दिया है। दैट मीन्स अगर किसी टाइम फ्रेम पे आपको फेयर वैल्यू गैप मिल रही है, 4 आवर पे मिल रही है, तो उसको एंट्री मॉडल में आप 4 आवर पे ही देखो, एग्जिट मॉडल में भी 4 आवर पे देखो, लेकिन एक प्रिसाइज एंट्री बनाने के लिए आप उसको लोअर टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि सर इसने तो वर्क ही नहीं किया, वो गलत कंसेप्ट रहेगा। यहाँ पर जैसे मैं देखूं, यहाँ पर आप कह सकते हो कि सर फेयर वैल्यू गैप से तो कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। ये यहाँ पर एंट्री मॉडल बना रहा है जो कि लोअर टाइम फ्रेम्स पे वैलिड होता है। फिर प्राइस ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, क्योंकि अब हमें पता है कि फेयर वैल्यू जोन में आएगा तो यहाँ तक तो लिक्विडिटी है नहीं, नीचे टारगेट करेगा, इम्बैलेंस को किया टारगेट, फिर से ऊपर गया। अब यहाँ पर आप देखो फिर से ऊपर बना, एक हायर टाइम फ्रेम का जोन है, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल देखा जा सकता है। और आप देखो इसने लिक्विडिटी जोन को भी यहाँ से लिया। तो अगर आप फेयर वैल्यू गैप्स को इफेक्टिवली ट्रेड करना चाहोगे तो वहां पर आप क्या देखोगे कि आपको खतरनाक तरीके से लिक्विडिटी को कंबाइन करना होगा और इस फेयर वैल्यू गैप के कॉन्सेप्ट्स को भी कंबाइन करना होगा। तो लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप्स को समझने के लिए आपको और 1 घंटा जो है वो लगेगा, मुझे इस पे और एक बड़ा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप पे भी वीडियो बनाऊं, जैसे कि आपने डिमांड की थी बहुत ज़्यादा कि सर फेयर वैल्यू गैप्स पे वीडियो बनाओ, तो आज मैंने बनाई और इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको अभी सिखा रहा हूँ। तो अगर आप ये वीडियो भी चाहते हो कि मैं बनाऊं लिक्विडिटी प्लस फेयर वैल्यू गैप्स, तो आप आज भी कमेंट्स में लिख सकते हो कि सर ये वीडियो बनाओ, ताकि हम ये वीडियो जो है वो आपके लिए लाए। तब तक के लिए आप इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर अब। तो यहाँ पर फिलहाल मैं इन फेयर वैल्यू गैप्स को हटा देता हूँ जो कि हायर टाइम फ्रेम्स की। तो डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, तो आपको हर जगह फेयर वैल्यू गैप्स जो है वो मिल जाएंगी। जैसे कि आप देखो, ये है बड़ा कैंडल 1 आवर के हिसाब से, ये है बड़ा कैंडल 1 आवर के हिसाब से, ये है नॉर्मल कैंडल और ये है छोटे कैंडल। तो आपको ये हर जगह आप समझ आ जाएगा कि छोटा क्या है, बड़ा क्या है, और कौन से फेयर वैल्यू गैप को किस तरीके से आप देखना है। क्या यहाँ पर प्राइस आया इतना ऊपर, क्या ये यहाँ से गिरता? बिल्कुल गिरता, क्योंकि ये एक बड़े कैंडल का फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब हम देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी को साथ में यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सेटअप्स, क्योंकि मार्केट में एक ही स्ट्रैटेजी इस पे नहीं हो सकती, तो यहाँ पर हम डिफरेंट तरीके से ये देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कवर करेंगे कि जब हमारे प्राइसेस की डायरेक्शन जो है वो अप ट्रेंड होगी, उस वक्त हम इसको कैसे कंबाइन करेंगे और क्या देखना पड़ता है हमें। और उसके बाद हम देखेंगे कि डायरेक्शन जब डाउन ट्रेंड होगी तो उस वक्त हमें फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी के सेटअप्स को कैसे देखना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा वो होगा रिमेनिंग साइज ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स। तो रिमेनिंग साइज ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स क्या है, ये आपको उसी वक्त पता चलेगा। और इन सब को कंबाइन करने के लिए मैं बार बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं ये सेटिंग्स भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे की गई है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी को कैसे हम यूज करेंगे
जब हमारे प्राइसेस की डायरेक्शन जो है वो अप ट्रेंड होगी। अगर हम बात करें अप ट्रेंड की, तो अप ट्रेंड का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आपको याद रखना है वो ये है कि यहाँ पर हायर हाइज और हायर लोज की क्रिएशन होती है, और अप ट्रेंड में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो हायर लोज ही है। यानी कि हायर हाइज अगर उतने ज़्यादा बने भी नहीं, लेकिन हायर लोज का बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर और एक चीज़ आप याद रखोगे जो कि इसका दूसरा पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ पर जो सपोर्ट होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। और यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो है कि बाय एट लोज, यानी कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आपको बाय एट लोज करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट जो है वो सेलिंग के लिए वैलिड नहीं रहता है कि लोज पे आए और आप बाय करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, ये हाई है, ये इसके बाद है यहाँ पर हायर हाई, और ये लो है और इसके बाद है यहाँ पर हायर लो। जब आपको दिखेगा कि एक सपोर्ट से प्राइसेस ऊपर गए और इसने पिछले हाई का ब्रेक आउट कर दिया, तो उस वक़्त यहाँ पर हम समझते हैं कि इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जब एक सपोर्ट की वजह से मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो उस लेवल को हम इम्पोर्टेंट लेवल मानते हैं। यानी कि इस लेवल को मैं यहाँ से आगे की तरफ अब स्ट्रेच करूँगा और ये लेवल जो है वो अब लिक्विडिटी का ज़ोन बन जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जब एक सपोर्ट से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, उस वक़्त जो ये लेवल होती है, जो ये सपोर्ट बना होता है, वो एज़ ए लिक्विडिटी ज़ोन एक्ट करता है। वो अब यहाँ पर नॉर्मल सपोर्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ये हाई है, और उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर गया और ये सपोर्ट है। अगर अब प्राइस दोबारा यहाँ पर आएगा, क्या ये लिक्विडिटी ज़ोन है? तो आंसर है नहीं है, ये लिक्विडिटी ज़ोन नहीं है, क्योंकि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर याद रखोगे। अब यहाँ पर आप देखिए, जब प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आता है, उसके बाद हमें पता है कि जब भी यहाँ पर सपोर्ट बनेगा तो प्राइस जो है वो इसके ऊपर आना ही चाहिए। दैट मीन्स प्राइस अब इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा। अब फिर से जब प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, हमें पता है कि ये ऊपर ही नहीं जाता रहेगा, इसको फिर से नीचे आना है एक नया सपोर्ट बनाने के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन रहता है कि ये सपोर्ट कहाँ पर बनता है? अब देखो, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी ज़ोन को मार्क करता हूँ, जो कि हमारे पास ये वाली लेवल है, तो ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी ज़ोन। और अगर इसी के साथ अब यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहीं मुझे दिख रहा है कि फेयर वैल्यू गैप प्रेज़ेंट है, तो वो फेयर वैल्यू गैप जो है वो एज़ अ लिक्विडिटी ज़ोन यहाँ पर एक्ट करेगी, और अगर मार्केट यहाँ पर आएगा, तो यहीं से अगला सपोर्ट बनने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर ये इसके नीचे भी जाएगा, दैट मीन्स इम्बैलेंस को ट्रेड करके फिर से ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है। तो उस वक़्त हमें नहीं वेट करना होता है कि प्राइसेस जो है वो पिछले सपोर्ट पे आ जाए। उस वक़्त ये कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा वैलिड नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस है। तो यहाँ पर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करते हैं। तो मैं इस लोअर स्विंग से इस टॉप तक मार्क करता हूँ, जो भी हमारा उस वक़्त टॉप बना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप है, ये 61% लेवल से ऊपर बनी है और 38% लेवल के बीच में बनी है। तो ये फेयर वैल्यू गैप्स जो है वो काम करती है और यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि प्राइसेस ने इस 78% लेवल को टच कर दिया, दैट मीन्स अगर अब इससे यहाँ ऊपर जाएगा तो वो एक ब्लफ हो सकता है, क्योंकि मार्केट दिखा रहा है कि मार्केट में उतनी लिक्विडिटी अभी नहीं आई है। तो उस वक्त ये प्रीवियस लिक्विडिटी जोन को ट्रेड करता है, टारगेट करता है, फिर ऊपर की डायरेक्शन का हमें ट्रेड दे देता है। तो सिंपल सा रूल है, जब आपको दिखे कि अप ट्रेंड की स्विंग में फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो फेयर वैल्यू गैप है वो 38% लेवल से 61.8% लेवल के बीच में बन रही है, तो वो एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइसेस यहाँ पर आएगा तो हम कहेंगे कि एक तो फेयर वैल्यू गैप है और दूसरा 50% लेवल है, यहाँ से ऊपर जाएगा। दूसरा अगर 61% तक आएगा, हम कहेंगे इम्बैलेंस को ट्रेड किया, उसके बाद ऊपर जा सकता है। 38% जोन के टॉप पे आएगा, यानी कि इसको टच किया, तो यहाँ पर हम अपनी 30% क्वांटिटीज को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये सिंपल पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगर फॉर एग्जाम्पल फेयर वैल्यू गैप यहाँ नहीं बनी है और ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो थोड़ा बहुत अब ऊपर बनी है, दैट मीन्स कि यहाँ बनी है और इस 38% लेवल के ऊपर बनी है और इस 23% जोन के बीच में बनी है। दैट मीन्स अगर यहाँ पर प्राइस आएगा तो यहाँ पर आप कभी भी कोशिश नहीं करना कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के बीच में आए फिर ऊपर जाए तो आप बाय करोगे। ये कॉन्सेप्ट उस वक्त इनवैलिड होगा। इस वक्त आपको मोस्टली ट्रेड करना है जब प्राइसेस इम्बैलेंस को टारगेट करेंगे, उसके बाद हायर लोज की क्रिएशन करेंगे, तब उसके बाद जब प्राइस ऊपर जाएंगे तो हमारा ट्रेड जो है वो यहाँ पर हायर लोज की क्रिएशन पे बन जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर 38% लेवल और 23% लेवल के बीच में बना है फेयर वैल्यू गैप, और इसके टॉप को टच कर रहा है या 50% लेवल को टच कर रहा है,
ट्रेड लेना सही नहीं रहेगा। तो अभी हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन के यहाँ पर ट्रेड देख रहे हैं। और दूसरी चीज़, अगर ये अभी 61% लेवल के बीच में बना है और इस 61% लेवल को अब ये तोड़ रहा है नीचे की तरफ, प्राइस नीचे आया यहाँ तक, तो यहाँ पर कभी भी गलती नहीं करना हायर लोज पे बाई करने की। क्यों? क्योंकि मार्केट इतना नीचे आया है, दैट मीन्स मार्केट को ये लिक्विडिटी चाहिए ही चाहिए। फिर यहाँ से प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पर सिंपल में समझो, मेरे पास यहाँ पर लिक्विडिटी की 2 लेवल्स है। एक लेवल मेरे पास है मार्केट की फेयर वैल्यू गैप और दूसरी मेरे पास है मार्केट का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट या इम्पोर्टेंट लेवल। तो जो ज़्यादा लिक्विडिटी है वो यहाँ पर प्रेजेंट है और ये लोग नहीं चाहेंगे कि प्राइसेस यहाँ तक आए। तो मोस्टली आपको जब 61% जोन के ऊपर फेयर वैल्यू गैप दिखेगा या 38% लेवल के नीचे, तो वो बहुत काम करेगी और प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगर 78% लेवल को ये टच कर रहा है, दैट मीन्स ये नीचे आ रहा है और इसको यहाँ पर ये वाली लिक्विडिटी चाहिए। तो दोनों में अगर आपको यहाँ पर समझना है कि ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो वो सिंपल में याद रखना जो हमारे पास मार्केट में प्रीवियस लेवल प्रेजेंट होती है। तो अगर मैं इनके पावर की बात करूँ, तो मार्केट की जो इंपॉर्टेंट लेवल होती है उसकी लिक्विडिटी या उसका पावर जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फेयर वैल्यू गैप। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो अप ट्रेंड में है और ये चार्ट जो है वो USD CHF का है जो मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे खोला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स कहाँ पर बनी है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक तो ये फेयर वैल्यू गैप थी यहाँ से यहाँ तक, और जो मेरे पास दूसरी फेयर वैल्यू गैप यही फिर से बन रही थी, वो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो मेरे पास 2 फेयर वैल्यू गैप्स यहाँ पर बन रही थी। और अगर मैं नीचे देखूँ तो नीचे हल्की-फुल्की और एक यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप टाइप जो है वो बना रहा है मार्केट। यानी कि ये रही ये फेयर वैल्यू गैप और ये रही ये फेयर वैल्यू गैप का टॉप। तो अब देखो मेरे पास 3 फेयर वैल्यू गैप्स है, तो इनमें अब कौन काम करने वाला है या प्राइस क्या करता है? सिंपली मैंने आपको कहा कि ये जो स्विंग नई बनी है इसका जो लोवेस्ट पॉइंट होगा उसके टॉप पॉइंट तक आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को जॉइन करो और आप देखो कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये बनी कहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें ये दिखे। तो सबसे पहले मैं इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ ताकि हमें सही से ये दिखे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कि पहली फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बनी है वो है 23% लेवल। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप बाई करोगे तो आप फंस जाओगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। और आप देखो यहाँ से प्राइसेस जो है वो ऊपर भी गए हैं और यहाँ तक प्राइसेस आ गए थे। तो ट्रैप होता है, मैंने आपको जैसे कि समझाया, इसको यहाँ पर ट्रेड करना सही नहीं है एज पर फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। तो इसको हम सबसे पहले यही एलिमिनेट कर देते कि ये तो मेरे लिए वैलिड नहीं है, इसको हटा दो। और इसके बाद जो दूसरी फेयर वैल्यू गैप है वो आप देखो 38% लेवल से ऊपर और इस 23% जोन के बीच में बनी है। दैट मीन्स ये भी काम नहीं करेगी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, क्योंकि मार्केट जो है वो इसके नीचे आना चाहिए और अच्छा खासा रिट्रेसमेंट जब देता है तब सही है। तो ये मैंने इसको हटा दिया। और देखो अगर आप इसको भी ट्रेड करते, फॉर एग्जाम्पल आप सोचते सर ये तो इम्बैलेंस के लिए आया, फिर यहाँ पर ऊपर जा रहा है, अब तो यहाँ पर हायर लोज भी बन रहा है, तो कि वैलिड नहीं था क्योंकि लेवल पे सही नहीं बना है। तो इसलिए जो है वो फेयर वैल्यू गैप और फिबोनाची और लिक्विडिटी को कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है। और इसके बाद आप देखो और एक फेयर वैल्यू गैप जो है वो हमारे पास वो बनी है 78% लेवल के आसपास। अब आप कहते हैं सर ये तो काम करती, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये 61% लेवल के नीचे बना है। तो सिंपल सी बात है, तो इस जोन में जो भी हमें फेयर वैल्यू गैप्स मिलेंगी वो वैलिड होंगी। इसके नीचे मिलेंगी, दैट मीन्स जो प्रीवियस लेवल होगा मार्केट उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करने आएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पर 2 लेवल्स प्रेजेंट थी, मार्केट ने क्या काम किया, मार्केट नीचे आया और यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहाँ पर हमें हायर लोज देखने को मिले हैं। जो कि मैंने आपको कहा था कि जब एक मेन लेवल की लिक्विडिटी ग्रैब होती है फिर हायर लोज पे हम बाई करके इस हाई के ऊपर का टारगेट रख देते हैं जो ये हाई था। तो अब हम आगे देखते हैं क्या ये हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाई जो है वो इजीली ब्रेक यहाँ पर हुआ है, तो आपके टारगेट जो है वो बिल्कुल सही तरीके से हिट हुए हैं। तो इस तरीके से आप इस फेयर वैल्यू गैप को अप ट्रेंड में यूज कर सकते हो विद लिक्विडिटी लेवल्स एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो ये तो थी एक एग्जांपल, आप इसी तरीके से मल्टीपल एग्जांपल्स जो है वो खुद देख सकते हैं। तो इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में भी वैलिड होगा, जहां पर आपको दिखे कि एक सही लेवल बन रही है, वो फिबोनाची के रूल्स को फॉलो कर रही है और लिक्विडिटी के रूल्स को फॉलो कर रही है, तो वहां पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, जो कि मैं अब आपको डाउन ट्रेंड में दिखाने वाला हूं। तो जैसे कि आपने डिमांड की थी कि सर ये FVG प्लस लिक्विडिटी वीडियो आप बनाए, इस पे स्ट्रैटेजीज बनाए, तो आपकी डिमांड पे मैं ले आया। और सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम की आपको मास्टरी करवाऊं इन निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, क्योंकि हमारा अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत ज़्यादा रियल है, आपको उसके बाद कोई और अप्रोच देखने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत सिंपल तरीके से चार्ट देखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं
तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, तो हम वो भी लाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि लिक्विडिटी प्लस फेयर वैल्यू गैप्स कैसे काम करती है जब हमारे पास प्राइसेस की डायरेक्शन जो है वो डाउन ट्रेंड होगी। तो यहाँ पर आपको जो मेन पॉइंट्स याद रखने हैं डाउन ट्रेंड में, वो है कि यहाँ पर लोअर हाइज और लोअर लोज की क्रिएशन होती है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो लोअर हाइज ही होते हैं। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है कि रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू सपोर्ट। और तीसरा पॉइंट जो आपको याद रख वो है सेल एट हाइज। दैट मीन जब भी रेजिस्टेंस बने तब आप सेलिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, फिर से प्राइस जो है वो नीचे आया। तो ये हाई है, ये लोअर हाई है, ये लो है, ये लोअर लो है। और जब भी आपको दिखे कि एक हाई बनने के बाद प्राइसेस नीचे वाले सपोर्ट या नीचे वाले लो को तोड़ रहे हैं, तो उसको हम डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जब भी आपको दिखे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो हम ऊपर वाली लेवल को एज ए लिक्विडिटी लेवल मानते हैं। तो जब तक ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तब तक ये लिक्विडिटी लेवल जो है वो नहीं बनती है। प्राइस जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है, नीचे आता है, तो हम वेट करते हैं कि फिर से प्राइस जो है वो ऊपर जाना चाहिए। तो जब तक ना ये ऊपर जाए आप अपनी नई पोजीशंस नहीं बना सकते। फिर से जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा तो ये लिक्विडिटी लेवल की तरह एक्ट करेगी। अब हम देखते हैं कि इसमें फेयर वैल्यू गैप्स को हम कैसे देखते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो ये है हमारे पास एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर। तो डाउन ट्रेंड में आपको याद रखना है कि इसकी जो मेन स्विंग होती है वो उसमें एक बड़ा सा डाउन मूव होता है और छोटा सा एक अप मूव होता है। और यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करने के लिए हम इसके टॉप को मार्क करते हैं और उसके लोवेस्ट पॉइंट तक इसको ले जाते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जब ये नीचे गया और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप जो है वो बना दी इस तरीके से कुछ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो इस स्विंग पे मैं अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँगा। तो मैं देखूंगा कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये बनी कहाँ पर है। तो यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हो कि फेयर वैल्यू गैप जो है वो 60% लेवल और इस 71% के थोड़े नीचे बना है, तो वैलिड है। यहाँ पर आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो बीच में से। लेकिन अगर ये इम्बैलेंस के लिए चला गया तो आपको प्रीवियस लेवल की लिक्विडिटी के साथ फिर लोअर हाइज की क्रिएशन के साथ सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मेन रूल रहेगा। और उसके साथ साथ अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फेयर वैल्यू गैप जो है वो 38% लेवल और 23% लेवल के बीच में बन रही है या इससे भी नीचे यहाँ पर बन रही है, तो उसको ट्रेड नहीं करना है। एज कम्पेयर टू जो बहुत वैलिड होगी वो होगी 38% लेवल से अप टू 61% लेवल तक। तो वो सबसे खतरनाक फेयर वैल्यू गैप होती है और वहां पर आपको बड़े प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं। और जब दोबारा प्राइसेस जो है वो ऊपर जाएंगे और इन्होंने इस फेयर वैल्यू गैप को तोड़ दिया, इम्बैलेंस के लिए जा रहा है, क्या इम्बैलेंस को ट्रेड करना सही रहेगा? तो आंसर है नहीं। तो उस वक्त आपको पूरी लिक्विडिटी का वेट करना चाहिए, फिर आप सेल कर सकते हो। तो ये है कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप्स में याद रखना है। तो फिर से मैं एक बार याद दिला देता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट लाइन की लिक्विडिटी होती है वो ज़्यादा होती है या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी। और एक बात, ये फेयर वैल्यू गैप सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड को कंटिन्यू करवा सकता है, ये ट्रेंड रिवर्स नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम इस एग्जांपल को लाइव चार्ट पर देखेंगे, फिर हम इस ट्रेंड रिवर्सल की भी कुछ केसेस देखेंगे जो समटाइम्स पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पर आप डाउन ट्रेंड की एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप बन रही थी जो कि 1 आवर की फेयर वैल्यू गैप है। अब यहाँ पर अगर हम इस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते तो हम इस टॉप पॉइंट से करेंगे क्योंकि यही इसका हाईएस्ट पॉइंट था इस वक्त। और इसके बाद जो है वो प्राइसेस नीचे आए इस स्विंग में यहाँ तक। और अगर हम इस फिबोनाची को नोट करें तो ये 23% लेवल से बनी है, बराबर 61% लेवल के आसपास। तो सबसे पहले जो है वो इसको मैं यहाँ तक ही ड्रॉ करता हूँ क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यहाँ तक वैलिड नहीं है। तो प्राइसेस ने क्या किया कि प्राइसेस ऊपर आए और यहाँ पर हमें कोई सेलिंग सेटअप नहीं दिखाया कि ये ना तो लोअर हाई बनाए ना तो ये नीचे आया। फिर जैसे ये ऊपर गया और इस 61 लेवल परसेंट के ऊपर गया और यहाँ पर क्लोजिंग दी। अब देखो क्योंकि प्राइस जो है वो 78% लेवल तक आ गया था कि यहाँ तक। अब प्राइसेस नीचे आ रहे थे, क्या यहाँ पर सेल करना वैलिड था? तो अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है। अब आपको कहाँ सेलिंग करनी है? जब तक ना ये इस लेवल की लिक्विडिटी ले ले तब तक यहाँ पर आप सेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर हम आगे देखें कि हमारी सेलिंग कहाँ पर वैलिड बन रही थी, तो उसके लिए जैसे ही इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया फिर यहाँ पर इसको तोड़ दिया, तो ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। और अब जो मैंने आपको टारगेट समझाया था वो है कि जो हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट होगा उसके नीचे हमारा टारगेट होता है। तो इस तरीके से आप जो है वो बड़े ट्रेड्स कर सकते हैं इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट, लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप्स का यूज करके।